Yes. चलो ठीक. So let us start with the next chapter, that is sound. So इस चैप्टर के अंदर आपको जो वेव्स के बारे में जनरल डिस्कशन करना है. तो एक्चुअली हम ऑलरेडी जानते हैं कि what are waves and how they are produced and how they propagate in a medium. वो हमको इन्वेस्टिगेट करना है इस चैप्टर के अंदर. और कौन से टाइप्स होते हैं वेव्स के, और इवन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं अलग अलग ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के, वो सब हमको डिस्कस करना है. ओके, तो देखो सबसे पहली बात हम लेंगे व्हाट इज वेव, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा भी था. मे बी आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में क्या होता है वेव. Yes, the disturbance traveling in a medium without change in its form is actually called as a wave. So basically, suppose there is a string, and if we just give a small jerk to the string at some particular point, then this jerk will just travel along the string, and this jerk is nothing but a disturbance, special type of disturbance. तो ये disturbance जब travel करता है इस wave के अलावा या स्ट्रिंग के अलावा, इसको ही हम वेव बोलते हैं. यस, दिस इज अ वेव. अभी इसमें होता क्या है कि ब्रॉड सेंस में अगर देखा जाए तो वेव्स के तीन टाइप्स होते हैं. एक होता है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और तीसरा है मैटर वेव्स. जो कि मैकेनिकल वेव्स मतलब द वेव्स व्हिच रिक्वायर सम मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन. तो इन वेव्स को मीडियम लगता है, कोई ना कोई मीडियम, जैसे सॉलिड या लिक्विड या गैस, कुछ भी हो लेकिन मीडियम चाहिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, दे कैन ट्रैवल विदाउट एनी मीडियम इन स्पेस. ठीक है. और तीसरा होता है मैटर वेव्स. तो मैटर वेव्स आप जैसे तुमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर देखा होगा. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस जो बताता है कि एवरी पार्टिकल, moving particle, can be considered to be equivalent to a wave. So this wave particle duality, ये जो wave particle duality है उसके साथ connected जो waves है उसको बोलते हैं matter waves. ठीक है. अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमको डिटेल में डिस्कस करना है 11th स्टैंडर्ड में लास्ट चैप्टर के अंदर और सेकंड लास्ट चैप्टर के अंदर. मैटर वेव्स के बारे में हमको डिस्कस करना है 12th स्टैंडर्ड में ज्यादा डिटेल में. लेकिन अभी इस चैप्टर के अंदर हमको मैकेनिकल वेव्स के बारे में डिस्कस करना है डिटेल में. So let us discuss about the mechanical waves, which are classified further into two categories. One is the transverse and other is the longitudinal. So transverse waves and longitudinal waves. These are the two special types of the mechanical waves, especially. Okay, and what is the difference between these two? You can just understand. Mechanical waves, transverse waves are the waves in which the particles vibrate in a direction which is perpendicular to the direction of propagation of waves. मतलब जैसे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमने अगर इसको जर्क दिया, जैसे हम जर्क देंगे तो इस तरह से पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाएंगे. So this type of waves are called as mechanical waves. But on the other hand, if suppose there is a spring like this, ये समझो एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हम इस तरह से यहाँ पे बांध के रखेंगे और यहाँ पे अगर एक पुश देंगे, the jerk is given in the form of push in this case. So जैसे हम यहाँ पे एक push देंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे ये पार्ट कॉम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन वो जब एक्सपांड होगा तो दूसरे वाले पार्ट को कॉम्प्रेस करेगा, फिर वो जब एक्सपांड होगा तो तीसरे वाले पार्ट को कॉम्प्रेस करेगा. So accordingly we can just see the waves to be traveling in the form of compressions and rarefactions in this case here. So this is called as a longitudinal waves because in this case all the particles are just vibrating in the direction which is parallel to the direction of propagation of waves. क्योंकि आप देखो waves कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, horizontal, right? And particle कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, horizontal. That's why these two directions are parallel, and that's why we can say these type of waves are longitudinal waves. But in this case, the waves are moving in the horizontal direction, but the particles are vibrating in the vertical direction. That's why these type of waves are called to be the transverse waves here. तो ये दो कैटेगरीज है, इनके दोनों का डेफिनेशंस ही ऐसी है. डेफिनेशंस जो हमने अभी देखे कि इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल वाइब्रेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of the waves, and in
in case of longitudinal waves, the particles vibrate in a direction which is parallel to the direction of propagation of waves. तो ये इनका डेफिनेशन है। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो ट्रांसवर्स वेव्स का प्रॉपर्टीज और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के प्रॉपर्टीज ये बीच में क्या डिफरेंस है? तो देखो, in case of transverse waves the medium gets divided into crust and trough, ठीक है? ये crust and trough यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, but in case of longitudinal waves the medium gets divided into compressions and rarefactions. तो ये इनके बीच में डिफरेंस है, तो ये हमको समझना है। Here in case of transverse waves, crust troughs are produced alternately and they are equispaced. ठीक है, crust के बाद trough, trough के बाद crust and so on like that. And here in case of longitudinal waves, compressions and rarefactions are produced alternately and they are just equispaced. ये मतलब उनके बीच में distance fixed रहता है, and that distance is actually called as the wavelength. Wavelength of the wave. मतलब समझो ये waves पैदा हो रही है यहाँ पे, तो ये समझो first crust and this is the second crust. तो ये crust to crust जो distance होता है उसको बोलते हैं wavelength. It is always denoted by lambda. Remember. And even trough to trough distance जो है उसको भी हम वही बोलेंगे, lambda बोल सकते हैं. It is the wavelength here. And even एक wave का जो length है उसको भी हम actually wavelength बोल सकते हैं. एक wave का length, एक wave प्रोड्यूस होने के बाद कितना distance ट्रैवल करता है उसको हम बोलेंगे wavelength. That is denoted by lambda. Even this wavelength can be defined as the distance between any two points which are in same phase. मतलब जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो भी वेवलेंथ के बराबर होगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी वेवलेंथ के बराबर ही होगा। इन दोनों के बीच में तो है ही ऑलरेडी। इवन कोई भी दो पॉइंट्स जो सेम फेज में है उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा वेवलेंथ के बराबर होता है। But here in this case of longitudinal waves, the distance between a compression and other compression, adjacent compression, is actually called as the wavelength. तो ये हमको समझना है, ठीक है? और फिर एक बहुत important difference इनके बीच में ये है कि transverse waves are produced in a medium which has a elasticity of length. इसको हम बोलते हैं Young's modulus. Y से उसको डिनोट किया जाता है. But longitudinal waves are produced in a medium which has a elasticity of volume. इसको हम bulk modulus बोलते हैं. Bulk modulus. Can you repeat, sir? हाँ बोलो। सर ये वाला लेंथ जो है ना, इसकी रिपीट कर सकते हो क्या? आप क्या बोला आपने? का जो आवाज आपका बहुत ही मतलब छोटा आ रहा है। छोटा आ रहा है? मतलब सर कम आ रहा है। मतलब सर अचानक से बढ़ा आता है और कभी कभी आवाज नहीं आता, मतलब ऐसे हो रहा है। हाँ तो बोलो ना मैं सब। अभी 1-2 मिनट चेक करो। ओके, तो देखो यहाँ पे बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, ये दो अलग अलग चीजें हैं, हमको समझनी है। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस बेसिकली? अभी आ रहा है आवाज ठीक से? ओके देखो, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, बेसिकली कोई भी जो चीज होता है, इलास्टिसिटी मेजर करने के वो तरीके हैं। इलास्टिसिटी, कोई भी चीज के अंदर जो इलास्टिसिटी होता है, जैसे अगर सपोज एक रबर है, उस रबर को अगर हम सपोज खींचते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े समय के लिए खींच जाएगा, लेकिन जैसे हम उसको वापस छोड़ देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर से अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर लेगा। तो ये एबिलिटी टू रिगेन द लेंथ इज, और लेंथ और वॉल्यूम और शेप इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। बट दिस इलास्टिसिटी इज एक्चुअली ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह का इलास्टिसिटी हुआ करता है। एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल इलास्टिसिटी, उसको लेंथ वाइज हम बोल सकते हैं, मतलब किसी भी चीज का अगर हम लेंथ खींचेंगे और उसको छोड़ देंगे तो रिगेन करने का जो कैपेसिटी है, लेंथ को रिगेन करने का कैपेसिटी जो है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। उसको मेजर किया जाता है यंग्स मॉडुलस के द्वारा, यंग्स मॉडुलस, जिसको Y से डिनोट किया जाता है। दूसरी तरफ है इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। व्हाट डज इट मीन? वॉल्यूम को रिगेन करने का कैपेसिटी, मतलब अगर किसी बॉडी को हमने कंप्रेस किया, चारों तरफ से अगर दबा दिया,
तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर से जैसे हम प्रेशर हटा देंगे तो वॉल्यूम फिर से रिगेन कर लेगा, पहला वाला वॉल्यूम अचीव कर लेगा। ये कैपेसिटी हाँ स्पॉन्ज के जैसा, या अपना जो इरेजर होता है ना, अपना इरेजर कंपास बॉक्स के अंदर इरेजर होता है, उसको और चारों तरफ से कंप्रेस करो तो इट विल गेट कंप्रेस्ड, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द pressure is removed it will again change its shape and size, volume to the original. The ability to regain that is actually called as bulk modulus, and this third one it is denoted by K, and the third one is called as the modulus of rigidity. It is the ability of the body to regain shape. देखो यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे शेप, तो ये तीन टाइप के इलास्टिसिटी होते हैं। इसमें से अभी ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होने के लिए कौन से टाइप का इलास्टिसिटी जरूरी है? तो लेंथ का, यंग्स मॉड्यूलस फॉर प्रोड्यूसिंग द ट्रांसवर्स वेव्स इन द मीडियम, एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स पैदा होने के लिए बल्क मॉडुलस जरूरी। बल्क मॉड्यूलस इसके अंदर क्या होता है, देखो पीछे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के अंदर कंप्रेशन एंड रैरेफैक्शन पैदा होते हैं। तो दिस इज सपोज कंप्रेशन, दिस इज रैरेफैक्शन, दिस अगेन कंप्रेशन, दिस इज रैरेफैक्शन। तो ये कंप्रेशन मतलब क्या होता है? वेरी हाई प्रेशर रीजन, राइट, हाई प्रेशर रीजन, एंड दिस हाई प्रेशर रीजन इज कंसर्न विद वॉल्यूम एनी हाउ, कैसे भी कैसे वो वॉल्यूम के साथ कनेक्टेड है, वॉल्यूम का कंप्रेशन और वॉल्यूम का एक्सपांशन यहाँ पे हो रहा है, इसलिए बल्क मॉडुलस इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स इन अ मीडियम, बट this Young's modulus is necessary to produce transverse waves in a medium। तो ऑब्वियसली जाहिर बात है कि यंग्स मॉडुलस जो है वो किसको होता है? सॉलिड्स को होता है, है कि नहीं? मोस्टली सॉलिड्स को ही होता है, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस इनको यंग्स मॉडुलस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके केस में लेंथ मैटर नहीं करता। लेंथ इज नॉट सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ लिक्विड्स और गैसेस। क्या कभी लिक्विड का लेंथ मेजर किया जा सकता है या खींचा जा सकता है उसको? हाँ, वॉल्यूम के बारे में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो जहां तक लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का सवाल है, जिसके लिए बल्क मॉडुलस लगता है, तो बल्क मॉडुलस इज सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ ऑल थ्री, सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस, नो प्रॉब्लम, बट यंग्स मॉडुलस इज सिग्निफिकेंट ओनली in case of solids only, solids. That is the reason why this transverse type of waves can be produced in solids only solids, but longitudinal waves can be produced in all three media, चाहे वो solid हो, चाहे liquid हो या gas हो, no problem. The longitudinal waves can be produced in any medium, but transverse waves can be produced only in solids here, because it requires Young's modulus to be present in the medium। तो ये important properties है ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के। ओके, अभी वेव्स के बारे में तुम्हें जो बेसिक टर्म्स है वो तो पता होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, कि जैसे अगर समझो ये वेव है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा it is called as the maximum displacement of a particle from mean position, and that is always denoted by small a here, remember. Even in other side also the maximum displacement of the particle from mean position can be denoted by small a, amplitude, remember, this is the amplitude. Then again there is a concept of period of a wave, time period, okay? What do you mean by that? The time taken by the wave to complete, or the time taken by the particle to complete one oscillation। अभी एक ऑसिलेशन पार्टिकल का हो गया, ऐसा हम कभी कहेंगे जब ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर बीच में आएगा, तो उसको हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन हो गया। मान लो ये उसका मीन पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करता है, तो इट शुड गो एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन गो टू द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन आल्सो एंड देन कम बैक टू द सेम पॉइंट। इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन हो गया, ठीक है? तो एक पूरा ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, या सिंपली पीरियड बोलते हैं, पीरियड। और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको n से डिनोट किया जाता है हमेशा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज सिंपली द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
made by the particle in a 1 second, in 1 second और per unit time, 1 सेकंड के अंदर या 1 यूनिट टाइम के अंदर कितने ऑसिलेशन ये पार्टिकल करता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. एंड दिस पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. रेसिप्रोकल्स Yes. ऑफ ईच अदर, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t एंड t इज इक्वल टू 1/n. दैट्स ऑल. सो क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी या पीरियड, ये तुमने डेली लाइफ में भी देखे होंगे ये कंसेप्ट. याद होगा आपको. अगर कोई बस स्टॉप के ऊपर अगर आप खड़े रहते हो और अगर पूछते हो कि यहाँ से इस तरफ जाने वाले बस का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो अगर बोलने वाला अगर बताता है कि 4 बस पर आवर, ठीक है, मतलब ये समझो इसको ठीक से, ठीक है, 4 बस पर आवर, 4 बस पर आवर. इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 4 बस पास होते हैं, राइट. अभी अगर सोचो 4 बस अगर 1 घंटे में जाते हैं तो एक बस जाने के बाद दूसरा बस जाने से पहले कितना टाइम जाएगा? 1/4 आवर, मतलब 15 मिनट्स, ठीक है. 15 मिनट मतलब भी 1/4 आवर. इस तरह से होता है. अच्छा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस इज सपोज 2 बस पर आवर, 2 बस पर आवर 30 मतलब minutes. 30 minutes. 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद एक बस जाएगा, तो मतलब उसका पीरियड कितना हो गया? आधा घंटा, ठीक है. तो हाफ, ये नंबर देखो. और फ्रीक्वेंसी कितना था? 2. फ्रीक्वेंसी और पीरियड दोनों है कि नहीं एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स? बिल्कुल बिल्कुल हाँ एक सर. दूसरे. इवन अगर उसे भी आगे जाके मान लो अगर किसी ने पूछा कि तो अगर सपोज 3 बस, सॉरी, अगर सपोज एक बस जो है, एक बस जाने के बाद दूसरा बस जाने से पहले मान लो 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट, तो बता सकते हो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा बस का? क्या सर? एक बस जाने के बाद दूसरा बस जाने से पहले 20 मिनट लग जाते हैं. 20 मिनट के बाद दूसरा बस आता है. नहीं, 20 मिनट के बाद, मतलब आवर में बताओ, आवर में 3. फ्रीक्वेंसी विल बी 3 पर आवर, मतलब 3 बस पर आवर. ऐसे हो गया ना वो, क्योंकि 20 मिनट में एक बस, 40 मिनट में दूसरा बस और 60 मिनट में 3 बस, तो मतलब 3 बस जाते हैं 1 घंटे के अंदर. 60 मिनट मतलब 1 घंटा ना, इसलिए 1 घंटे के अंदर 3 बस, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3. ओके. लेकिन उसकी वजह से पीरियड कितना हुआ? 20 मिनट्स, और वी कैन कॉल इट एज 1/3. ओके, 1/3 आवर, इस तरह से. या अगर बोला कि सपोज 2 घंटे के बाद एक बस जाता है, ओके, तो फिर मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 2 घंटे के बाद एक बस सर जाता है. हाफ होगा सर, हाफ. फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ. मतलब कहने के लिए हम क्या बोलेंगे कि 1 घंटे के अंदर आधा बस जाता है. हाँ सर. वो बोलेगा ना ऐसा. ठीक है. तो ऑब्वियसली बोलने के लिए बोलना ही पड़ेगा ऐसा कि 1 घंटे के अंदर आधा बस जाता है. फिर उसका मतलब होता है कि 2 घंटे के बाद एक बस जाता है, ठीक है. तो बोलने के लिए वैसे बोलना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ लाइक दैट. तो फिर कहने की बात क्या है ना कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल्स होते हैं, ये हमको समझना है. इसके अलावा इससे भी आगे जाके एक रिलेशनशिप है. सर ऑसिलेशन क्या होता है? हाँ बोलो. सर ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन देखो अभी, हाँ उसके बारे में भी हमको अभी बात करनी ही है एक्चुअली. देखो वेव्स कैसे पैदा होते हैं, उनका कैसे प्रोपगेट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी. होता क्या है ना कि सपोज ये मीडियम है, इस मीडियम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स एक के बाद एक इस तरह से रखे हुए हैं. ये समझो पार्टिकल ए है, ये बी है, ये सी, ये डी एंड सो ऑन लाइक दिस.
ओके, अभी होता क्या है देखो, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि हाउ द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली अभी इन दो पार्ट कोई भी दो पार्टिकल्स अगर ले लो तो उनके बीच में तुमको पता है ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हुआ करते हैं। जैसे हाँ कि सर। अगर एक पार्टिकल है, ये मतलब एक एटम है समझो, उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी देयर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स in this way, and there is suppose another nucleus here and there is a electrons revolving in the circular orbits around it in this way. Okay, so होता क्या है कि nucleus is always positively charged, okay, and electrons are negatively charged. So what happens is this nucleus not only attract the electrons of its own atom, but it attracts the electrons of other atoms as well. Okay? यस, एंड रिपल्स भी हो सकता है। This atom and electrons of this another atom like this. So this is the force of attraction. And again, the nucleus of other atom also exerts force on the electrons of the first atom like this. तो इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता है बिल्कुल, और इसकी वजह से क्या होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एटम्स नजदीक आते हैं, they come closer, but they cannot come too much closer. न्यूक्लियस चिपक नहीं कर सकते वो, क्योंकि न्यूक्लियर रिपल्शन इज ऑलरेडी देयर। तो ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं आ सकते हैं। तो कहाँ पे आके रुकेंगे वो, एकदम ऐसे पोजीशन पे जहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एग्जैक्टली दैट इज द थिंग व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जहाँ पे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जहाँ पे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जहाँ पे बराबर बराबर होता है तो वहाँ पे जाके वो रुक जाते हैं, और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो वो डिस्टेंस बनता है वो डिस्टेंस एक्चुअली एटॉमिक सेपरेशन कहलाता है, एटॉमिक सेपरेशन, ठीक है। और उससे अगर उनको इफ वी फोर्स देम टू कम क्लोजर देन दिस मच डिस्टेंस, देन द रिपल्सिव फोर्स विल गेट डोमिनेंट and they will just try to be away from each other, and if they are just forced to make away from each other, if they are forced to go away from each other, अगर हमने इन दोनों को खींचा इधर से और इधर से उसको, तो क्या होगा कि कौन सा फोर्स डोमिनेंट होगा, अभी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगा। go away from each other, then attractive force will get dominant and which will bring them back to the same रिपल्सिव। and if they are forced to come closer, then the repulsive force will get dominant, and which and after removal of the force they will just come back to the same separation once again. तो ये होता है। तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, वो थोड़े समय के लिए बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन इट जस्ट लाइक एक्ट्स लाइक अ स्प्रिंग। ये जैसे कि ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, और ये दोनों को स्प्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है, ऐसा ही वो बिहेव करता है। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे भी देखते हैं, अगर इन बॉल्स को अगर हम सपोज नजदीक लेके आएंगे तो स्प्रिंग पुश करेगा, दूर भेजेगा, लेकिन अगर इन दोनों को हमने खींचा दोनों तरफ तो स्प्रिंग एक्सपांड हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ट्राई करेगा कंटिन्यूअसली, एंड व्हेनेवर दिस बॉल बिकम्स फ्री, दिस स्प्रिंग विल जस्ट ब्रिंग देम टू द सेम सेपरेशन वंस अगेन। लेकिन अभी एक बात समझो इसमें ठीक से, अगर सपोज ये जो है ये एक एंड पॉइंट अगर हमने एक फिक्स्ड सरफेस को कनेक्ट करके रखा और ये स्प्रिंग यहाँ पे अटैच किया हुआ है और इसको एक बॉल यहाँ पे अटैच किया हुआ है और ये मान लो सरफेस है, ठीक है। अभी जैसे इस बॉल को अगर थोड़ा हमने खींच के छोड़ दिया, जैसे हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, दिस बॉल विल जस्ट ब्रिंग बैक टू द mean position, but when it will be brought at the mean position it will be moving with a very very high speed, right? जोर से वो मूव हो रहा होगा और उसकी वजह से वहां पे वो रुक नहीं पाएगा, it cannot stop at that moment because there are no brakes, ठीक है ना, उसके अंदर कोई ब्रेक तो है नहीं जो वो अपने आप रुक जाए। तो इसलिए जैसे ही वहां पे यहाँ से वो छूटता है तो स्प्रिंग की वजह से जो भी वर्क डन उसके ऊपर किया जाता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो काइनेटिक एनर्जी लेके वो स्प्रिंग को प्रेस करता चला जाता है और अंदर, और उसकी वजह से ये जो है वो सीधा अंदर तक इधर तक चला जाता है और यहाँ तक आने के बाद फिर उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा खत्म हो जाता है, तब जाके वो रुकता है और फिर स्प्रिंग जो है उस समय तक कंप्रेस हो चुका होता है और उसकी वजह से वो स्प्रिंग उसको पुश करेगा अवे फ्रॉम द सरफेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस बॉल विल जस्ट स्टार्ट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन
and whenever it will come back to the same point again, it will have attained a maximum velocity once again, maximum kinetic energy once again, and because of that again it cannot stop there, and it will just continue the journey in the same direction and will go on expanding the spring. स्प्रिंग को वो और खींचता खींचता चला जाएगा जब तक यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ तक आने के टाइम तक वो स्प्रिंग को खींचता ही जाएगा, बट रुकेगा जरूर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकेगा जहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा, एंड देन स्प्रिंग विल जस्ट पुल इट बैक towards mean position, but again whenever it comes to the mean position it has maximum kinetic energy, and because of that it cannot stop there, it will continue the journey in the opposite direction and will continue to move to and fro between two fixed points. Okay, one of these points is called as the extreme position, this other point is also called as the extreme position, लेकिन एक को हम बोलेंगे right extreme position और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन को बोलेंगे left extreme position, and this mean position ये जो बीच में होता है उसको बोलेंगे, तो वो मीन पोजीशन से राइट तरफ, राइट से मीन की तरफ, मीन से लेफ्ट तरफ, फिर लेफ्ट से मीन की तरफ, इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस डेवलपमेंट से, जस्ट लाइक अ पेंडुलम, सपोज दिस इज अ पेंडुलम एंड सपोज इट इज जस्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड जस्ट रिलीज्ड, इट विल जस्ट ऑसिलेट लाइक दिस, तो वो कंटीन्यूअसली इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन सिंपली। तो same oscillations are made by these particles when they are disturbed. अब जैसे अगर सपोज ये फर्स्ट पार्टिकल को मैंने अगर डिस्टर्ब किया, अब डिस्टर्ब कैसे करेंगे, कुछ भी कोई भी फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, समझो ये टेबल का सरफेस यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको अगर मैंने टैप किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जैसे ही हमने टैप करेंगे तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल को मैंने डिस्टर्ब किया, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से वो ऑसिलेट करना चालू करेगा, ऊपर नीचे जाना चालू करेगा, जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जैसे ये डिस्टेंस बढ़ गया तो बिकॉज़ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस पार्टिकल विल जस्ट स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट सो फार एज दिस पार्टिकल विल रीच एट द टॉप पॉइंट दिस पार्टिकल विल रिटर्न बैक टू द मीन पोजीशन, ये कंटीन्यूअसली दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये जब तक पहला वाला पार्टिकल जब तक ऊपर जाएगा तो ये स्टार्ट करेगा, लेकिन ये जब तक ऊपर जाएगा तब तक ये बीच में आ चुका होगा, ये जब नीचे जाएगा तो ये बीच में आएगा, ये जब बीच में आएगा तो ये नीचे जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा हम दोनों के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये पार्टिकल ऊपर चला गया तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं, जरूर, इसकी वजह से ये ऊपर जाना, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचेगा तब तक ये जो है वो यहाँ पे आ चुका होगा और तब तक ये जो है वो नीचे आ चुका होगा, और फिर अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो ये स्टार्ट करेगा ऊपर जाना, लेकिन जब तक वो ऊपर जाएगा तब तक ये बीच में आ गया होगा और तब तक ये जो है वो नीचे जा चुका होगा और ये जो है वो बीच में आ चुका होगा, इस तरह से फिर वापस इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस बढ़ गया तो ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचेगा तब तक ये बीच में आ गया होगा, ये तब तक नीचे जा चुका होगा, ये तब तक बीच में आएगा और ये तब तक ऊपर जाएगा, बिल्कुल सेम वही यहाँ पे भी होने वाला है, जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक ये बीच में आएगा, तब तक ये नीचे जाएगा, तब तक ये बीच में आएगा, तब तक ये ऊपर जाएगा, तब तक ये बीच में आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि हर एक पार्टिकल ऑसिलेशंस तो कर रहा है लेकिन टर्न बाय टर्न, मींस दे आर स्टार्टिंग वन आफ्टर अनदर। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, ये वाले पार्टिकल ने स्टार्ट किया, फर्स्ट वाले सोर्स ऑफ वेव, यहाँ से ही वेव निकल रहा है, बट थोड़े समय के बाद ये स्टार्ट करता है, फिर और थोड़ा समय के बाद ये स्टार्ट करता है, और थोड़े फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद ये स्टार्ट करता है, एंड सो ऑन लाइक दिस अप टू अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से जितना दूर जाएंगे उतना वो पार्टिकल लेट स्टार्ट करेगा और वेव वहां पे उतना देरी से पहुंचेगा। तो ये इस तरह से ऑसिलेशंस चलते हैं, सभी पार्टिकल्स ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो इन्हीं ऑसिलेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे वेव्स के अंदर, ठीक है। तो इन ऑसिलेशंस के लिए एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। एक सेकंड के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो जाते हैं उसको बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। फिर वापस वेवलेंथ, मतलब अब देखो यहां से हमको ये समझ में आएगा कि वेव का इक्वेशन कैसा होता है, how the equation of wave actually look like। ठीक है, सपोज तुमको पता होगा कि
कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो चैप्टर आपका है मैथ्स के अंदर, उसके अंदर आपने ऑलरेडी देखा होगा कि y इज इक्वल टू साइन थीटा या साइन एक्स, ये जो इक्वेशन sin है x इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, क्योंकि जिसमें x का वैल्यू जब 0 बनता है तो y भी 0 बनेगा। sin 90 sin 90 is 1, sin 1 180 0, 0 sin minus 1 minus 1 is plus 1, and again here it is sin 360 is 0 again, 0 50 1 is 1 1 like this। तो ये है हमारा मतलब ये 90 मतलब पाई बाय 2, राइट, ये हो गया पाई, ये 3 पाई बाय 2 3 pi by 2 5 2 pi 5 pi by 2 सो एंड इवन इससे भी आगे जाके साइन का जो वैल्यू है वो अगर 30 60 का अगर देखेंगे तो वो लेस देन 1 ही है, और पाई बाय 2 के बियॉन्ड अगर देखेंगे तो इट इज आल्सो लेस देन 1, मींस साइन का जो वैल्यू है वो पहले 0 से 90 तक बढ़ता जाता है और फिर 90 से या डिक्रीज हो जाता है। और फिर बाद में नेगेटिव में घुस जाता है। तो ये इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो ये इसी तरह से हमको मिलता है, करेक्ट है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड for this equation sin x, and obviously if suppose we have this y is equal to 10 sin x, जैसे हमने लास्ट टाइम इसमें भी देखा था फिजिक्स में, तो y is equal to 10 sin x, तो it will just go up to 10 and will minus 10, so it will vary between that region 10 and minus 10, तो ये जो पॉइंट है वो 10 रहेगा और ये minus 10 रहेगा, बिल्कुल। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि वेव का इक्वेशन बनाने के लिए यही बात यूज करते हैं, इसी बात को हम यूज करते हैं, क्योंकि देखो वेव का जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखा जाता है y इज इक्वल टू a मतलब क्या है उसका एम्पलीट्यूड, ओके, यस सर। साइन ऑफ ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी kx माइनस ओमेगा t, or you can also call it as omega t minus kx, it doesn't matter, it just depends on whether the wave is traveling in positive direction of x axis or negative one, okay। तो अभी इसमें होता क्या है ना कि अगर सपोज हम यहाँ पे t को अगर कांस्टेंट रखते हैं, t को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, देखो तो यहाँ पे एक बात याद रखो, k and omega both of these are going to be constants, okay, they are constants, but x and t are actually the variables। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें ये y तो हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं और t जो है वो हमने कांस्टेंट रख दिया, मींस t को हमने कांस्टेंट रख दिया, तो क्या होगा कि दिस इक्वेशन विल जस्ट बी रिटन लाइक y is equal to a sin kx minus some constant, right? Omega t is going to be constant because omega is already constant and t is also constant, so omega t को अगर हम सपोज 5 बोल देंगे जो कि कांस्टेंट है, तो इस तरह से ये kx minus 5 and here in this way we can just get the equation which contains a sin kx minus 5। अब इस माइनस 5 की वजह से सिर्फ वो शिफ्टिंग होगा ओरिजिन का, बट बाकी जो इक्वेशन जो या ग्राफ जो है वो ऐसा ही हमको मिलेगा जैसे हमको यहाँ पे मिल रहा था। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड फॉर y and x, ओके, x एक्सिस पे हमने x डाल दिया, y एक्सिस पे y डाल दिया, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमने इन सभी पार्टिकल्स का अगर फोटोग्राफ निकाला, फोटोग्राफ, तो उस फोटोग्राफ के अंदर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, कोई पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, कोई बीच में होगा, कोई किधर भी होगा, तो इन सबको अगर हमने ज्वाइन किया तो वो एक इस तरह से हमको कर्व मिलेगा जो कि एग्जैक्टली साइन का इक्वेशन फॉलो करता है। तो ये हमको इसमें से एक बात पता चल रही है। दूसरी बात हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वेव के अंदर क्या हो रहा है कि देखो the same pattern is just getting repeated after equal intervals, right? मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो भी हो गया वो पूरा रिपीट हुआ इधर से इधर तक, फिर से वो रिपीट हो रहा है इधर तक। तो सेम अगर इसका हमने कॉपी बना के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसका कॉपी बना के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो we can just continue the wave and we can just get the whole graph of the wave. That means in the wave this is the part which is just getting repeated again and again infinite times in the space, बराबर। इसलिए उसको बोलते हैं कि वेव इज पीरियोडिक विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ये पहली बात। और दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं, देखो कि अगर समझो हमने x को कांस्टेंट रख दिया, सपोज x इज केप्ट कांस्टेंट, सो अगर x को कांस्टेंट रख दिया तो kx विल बिकम
constant which can be denoted by suppose delta. उसको suppose kx को delta से अगर रिप्लेस कर देंगे तो इससे ये इक्वेशन जो पूरा है वो हमको मिल जाएगा इस तरह से y is equal to a sin yes delta minus omega t, and here if you just take this minus sign out and suppose this is reversed, then omega t minus delta ऐसा भी लिख सकते हो उसको, and again we can just get a graph this of the same type. ग्राफ जो है वो हमको वैसा ही मिलेगा जैसा पहले हमको मिला था, मतलब साइन का ही ग्राफ मिलेगा जिसके अंदर वेरिएशंस हम इस तरह से देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे y एक्सिस पे y प्लॉट किया जा रहा है और x एक्सिस पे एक्चुअली टाइम प्लॉट किया हुआ है, टाइम ओके, टाइम यहाँ पे वेरिएबल है, तो y एक्सिस का मतलब y कोऑर्डिनेट का टाइम के हिसाब से ग्राफ अगर देखेंगे तो ये इस तरह से मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे x कांस्टेंट है, याद रखो ठीक से, x कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, we are just focusing on one particular particle, x is going to be constant, मतलब x का वैल्यू अगर हमने 1 सेंटीमीटर ये अगर कांस्टेंट रख दिया तो इसका मतलब हम इस पार्टिकल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल देखो पहले यहाँ पे पिन पोजीशन पे है, फिर टॉप पॉइंट पे चला जाता है, फिर बीच में आता है, फिर नीचे जाता है, फिर यहाँ पे आता है, तो टाइम के हिसाब से अगर उसका लोकेशन देखते रहो तो उसका हमको इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा, जिसमें वो कभी बीच में आता है, कभी बॉटम पॉइंट पे जाता है, कभी बीच में आता है, कभी फिर से टॉप बॉटम पॉइंट पे आता है, फिर से इस तरह से वेरी करता रहता है. Again we can just see that this wave in case of the wave the same pattern just gets repeated again after equal intervals of time. टाइम के हिसाब से भी वो ये है पीरियोडिक है, तो इसलिए वेव को डबली पीरियोडिक बोला जाता है, डबली पीरियोडिक. व्हाट डज इट मीन? द वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक बिकॉज वेव मोशन के अंदर the same pattern goes on repeating again and again after equal intervals of space, and the same pattern gets repeated again and again after equal intervals of time. That's why it's called as doubly periodic. So ये हमको समझना है, and this is going to be the equation of a wave. इवन इससे भी आगे जाके अभी हम वेव का जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव करने वाले हैं. देखिए से what is the relationship between the velocity, frequency and wavelength of any particular wave? Okay, suppose that this is a wave which is traveling in the positive direction of x-axis like this, and suppose that v is its velocity, wavelength of the wave is lambda, frequency is n, time period is t, ये सब चीजें, and amplitude is obviously a. तो देखो अभी इस वेव का वेलोसिटी कैसे हम मेजर करेंगे? वेलोसिटी इज 2 by lambda, sorry, distance. वेरी गुड, क्योंकि एक वेव के ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो एक वेव के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो उसको लैम्बडा, वेवलेंथ, दैट इज लैम्बडा. ओके, सो लैम्बडा विल बी देयर इन द न्यूमरेटर. lambda by t. Time is required for this one wave to produce capital T, that is the time taken by one particle to complete one oscillation. एक particle को एक ऑसिलेशन करने के लिए लगने वाला टाइम और एक पूरा वेव कंप्लीट होने के लिए लगने वाला टाइम सेम ही होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा, बट इसको हम 1/t into लैम्डा ऐसा भी तो लिख सकते हैं. हाँ सर, हाँ, ये 1/t को एक्चुअली हम n से रिप्लेस कर सकते हैं, where n is called as, equal to n into lambda. अगर तुमको चाहिए तो n फ्रीक्वेंसी को कुछ दूसरे लेटर से भी डिनोट कर सकते हो, f से भी कर सकते हो या nu से भी कर सकते हो, बट इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ फ्रीक्वेंसी. मोस्टली क्या है ना कि जो आपका जो पार्ट मतलब फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सेक्शन जो है, जो वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सेक्शन है उसके अंदर नॉर्मली ये फ्रीक्वेंसी को हम f या nu से डिनोट करते हैं नॉर्मली. हाँ सेक्शन के अंदर मैकेनिकल्स वाले सेक्शन के अंदर मैकेनिकल वेव्स के सेक्शन में हम फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं मोस्ट प्रोबब्ली. तो इसलिए ये n अगर यहाँ पे डाल दो तो हमको मिलेगा v is equal to n into lambda. This is a very important relationship between the velocity, frequency and wavelength of any wave, and this can be proved in these tips
लिए फॉर 2 मार्क्स, ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है आपको, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। रिमेंबर, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, ठीक है। तो अभी तक इधर तक जो भी हमने डिस्कशन किया है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बेसिक पार्ट है, मतलब वेव के अंदर का बिल्कुल एक फंडामेंटल पार्ट है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, नो डाउट। बट अभी इसके आगे का जो पार्ट है तो वो थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है। ऊपर के लेवल का मतलब इन द सेंस यहाँ पे हमको अभी वेव को वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड या ये सब जो कंसेप्ट है वो इतने ज्यादा काम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। वेव को हम एक जनरल इन शॉर्ट एक एनर्जी के फॉर्म में अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इमेजिन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अभी सबसे पहले बात हम ये देखेंगे कि वेव को प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी मीडियम के अंदर वेव प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम के अंदर कौन से चीजें होनी जरूरी है, तो वो अगर देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। दूसरा है डेंसिटी, मतलब इनर्शिया। देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो कोई एक स्प्रिंग का भी अगर एग्जांपल ले लेते हो, जो अभी हमने देखा था, तो एक ब्लॉक है और इसको स्प्रिंग अटैच्ड है। अभी अगर इस स्प्रिंग के अंदर अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज अगर नहीं है तो वेव्स प्रोड्यूस कर मतलब ऑसिलेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इलास्टिसिटी होना जरूरी है वेव प्रोड्यूस होने के लिए, क्योंकि ऑसिलेशंस के लिए इलास्टिसिटी लगता है। और दूसरा डेंसिटी भी लगता है। डेंसिटी क्यों लगता है? क्योंकि अगर ये मास है, ये मास जब हम थोड़ा खींच के छोड़ देंगे तो वो जब सेंटर में जाएगा तब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन करेगा। तो अगर उसके पास मास ही नहीं है, अगर इनर्शिया ही नहीं है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, आगे चल के स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं कर पाएगा। तो उसको स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए उसके पास खुद के पास कुछ इनर्शिया होना जरूरी है, इसलिए डेंसिटी भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो रिक्वायर्ड होते हैं, और इसीलिए कोई भी वेव का जो स्पीड है, किसी भी वेव का स्पीड डिपेंड करता है इन दो प्रॉपर्टीज के ऊपर। द स्पीड ऑफ वेव इन एनी मीडियम इज एक्चुअली गिवन बाय इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन inertia property. This is the very important relationship between the velocity, elasticity and density of any wave in general. Okay, किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, और वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी डायरेक्टली। इसका सीधा मतलब यही है कि जितना इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उतना स्पीड ज्यादा होगा, और जितना डेंसिटी ज्यादा होगा उतना वेव का स्पीड कम होगा। क्योंकि जो अगर हेवी है, हेवी ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑसिलेट्स स्लोअर। अगर कोई समझो मोटा आदमी है और उसको अगर बोला कि यहाँ से यहाँ दौड़ो, तो वो धीरे धीरे दौड़ेगा। लेकिन अगर एकदम हल्का है तो जरूर वो फटाफट दौड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स, वन इज इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। बट अभी ये हमको समझना है कि इलास्टिसिटी इज ऑफ एक्चुअली 3 टाइप्स, जो कि अभी हमने देखा था। यस, लेंथ का इलास्टिसिटी, दूसरा होता है bulk modulus, bulk modulus, मॉडुलस, which is the elasticity of volume, and this third one is elasticity of modulus of rigidity. मॉडुलस ऑफ। अभी देखो, ठीक है, यहाँ पे शेप का कोई भी संबंध नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसका तो कोई कंसर्न नहीं आएगा। लेकिन बचे ये दोनों, तो इनमें से ये यंग्स मॉडुलस जो है, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड इट्स एनीवे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो इसीलिए होता क्या है कि अब देखो, और यंग्स मॉडुलस जो है, दे आर दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसवर्स वेव्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन एनी मीडियम, राइट। किसी भी ट्रांसवर्स वेव्स के लिए यंग्स मॉडुलस जरूरी है, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के लिए बल्क मॉडुलस उसके अंदर होना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, इसके अलग अलग फॉर्म्स हमको मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म्स। जैसा कि सबसे पहला फॉर्म हमको मिलेगा, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द वेव इज ट्रैवलिंग इन विच मीडियम एंड विच टाइप ऑफ वेव इज ट्रैवलिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है
इसमें से हमको तीन अलग अलग फॉर्म्स मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सपोज वी हैव द ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एंड दे आर ट्रैवलिंग इन अ सॉलिड। सपोज तो जब ट्रांसवर्स वेव्स सॉलिड्स में से पास होंगे तो उनका जो वेलोसिटी है वो कौन से फॉर्मूला से दिया जा सकता है, बताओ। तो इसके लिए हमको मिलता है v is equal to root of y divided by rho। उधर एक से फॉर्मूला हमको मिलेगा। But if suppose the longitudinal waves are produced in suppose liquids or solids, सर v is equal to root of k by rho। yes, तो longitudinal waves अगर solid या liquid के अंदर अगर ट्रैवल करते हैं तो उस केस में हमको मिलेगा k by rho। और इवन गैस ऑल्सो, गैस के अंदर भी अगर ट्रैवल करते हैं तो भी वही मिलेगा हमको, दैट इज v is equal to root of k by rho। नो डाउट। अभी यही बात यूज करके, ठीक है, न्यूटन ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएं जो साउंड का स्पीड निकालने के लिए यूज किया जाए। ओके, देखो ठीक से, अभी यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। Newton has discovered important formula for finding the speed of sound in air। तो अभी सोचो, अगर तुमको अगर इन दोनों में से सिलेक्शन करना होता तो तुम क्या करते, कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? सेकंड वाला। सर सेकंड वाला। यस, एंड साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, है कि नहीं? तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जब भी गैस के अंदर या सॉलिड के अंदर किसी भी मीडियम के अंदर ट्रैवल करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, राइट? तो इसलिए न्यूटन ने भी यही किया। तो उसने क्या किया कि ये जो v is equal to root of k upon rho, ये फॉर्मूला तो यूज किया, नो डाउट, लेकिन इसके सामने और एक प्रॉब्लम था जो कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये जो बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा कि इट इज द वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। अगर ये हम मेजर करते हैं किसी भी सॉलिड या लिक्विड का तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब गैस का बल्क मॉडुलस मेजर करने की बात आती है तो गैस का बल्क मॉडुलस दो अलग अलग केसेस में मेजर किया जा सकता है। एक होता है केस दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल, ओके, आइसोथर्मल, और दूसरा केस होता है एडियाबेटिक। अभी इनका मतलब क्या है वो भी हमको समझना है। और इन ईच ऑफ दिस केसेस द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस हाउ इट कम्स आउट टू बी डिफरेंट, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो, अगर किसी गैस को हमको कंप्रेस या एक्सपांड करना है, लेकिन उसके लिए हमने देखो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर यूज किया, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? देखो, एक तरफ है आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरी तरफ है एडियाबेटिक प्रोसेस। ये दोनों हमको डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे हम एडियाबेटिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इफ सपोज वी आर गोइंग टू कंप्रेस दिस गैस सडनली, सो ऑब्वियसली द टेंपरेचर विल गेट इंक्रीज्ड। ये पता है तुमको, किसी भी गैस को जब भी हम कंप्रेस करते हैं, सडन कंप्रेस करते हैं, तो उसका टेंपरेचर बढ़ जाता है। उसका उल्टा अगर करेंगे तो देखो, अगर मतलब हमने अगर मान लो गैस को रिलीज किया, फ्री कर दिया, एक्सपांड कराया, तो उसका टेंपरेचर कम हो जाता है। ये तुमने कभी देखा होगा, जैसे साइकिल का टायर ट्यूब होता है कि नहीं, उसमें जो मतलब हवा होती है, तो उसको अगर हम छोड़ देंगे सडनली, वो वॉल अगर जैसे ही निकाल देंगे तो उसमें से बाहर आने वाला जो एयर है वो ठंडा लगता है, देखा कभी? हाँ सर, ठंडा लगता है। दैट इज बिकॉज द सडन एक्सपेंशन गिव्स राइज टू फॉल इन द टेंपरेचर, ओके, बिकॉज द गैस एक्चुअली यूजेस इट्स ओन इंटरनल एनर्जी टू एक्सपांड। क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए हमने तो कुछ उसको दिया नहीं, एनर्जी दिया नहीं, वो खुद का एनर्जी यूज करेगा और खुद का एनर्जी यूज करने के अटेम्प्ट में खुद का टेम्परेचर घटा लेगा। मतलब खुद का टेम्परेचर घटा के वो वर्क डन करेगा एक्सपेंशन के दौरान, और इसी वजह से उसका टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाता है। और एग्जैक्टली अपोजिट होता है जब हम किसी गैस को सडनली कंप्रेस करते हैं, सडन कंप्रेशंस। इफ सपोज द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, इट विल जस्ट गेट हीटेड अप, इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज। हाँ, साइकिल में हवा भरने का जो पंप होता है ना, उसको अगर जोर से अगर दबा दो तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है, ये भी देख सकते हैं। तो दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। ये जो सडन प्रोसेस होते हैं ना, ये हमेशा एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाते हैं। याद रखो इसे, whenever the gas is just suddenly compressed, then it's called as the adiabatic process,
and it gives rise to increase in temperature. The temperature increases if the pressure is increased, and if the pressure is decreased, it expands, but its temperature decreases. The temperature goes on changing, but no heat is allowed to enter or leave the system. This is the specialty of adiabatic process. Remember, adiabatic process का specialty क्या है? No heat is allowed to enter or leave the system. मतलब इस गैस में से हीट जो है बाहर नहीं जाएगा और बाहर का हीट अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ, भले अंदर का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, सडन कंप्रेस करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर सडनली रिलीज करेंगे, उसको एक्सपांड कराएंगे, तो टेम्परेचर फॉल डाउन भी हो सकता है, होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट heat should not enter or leave this gas. That is called as a adiabatic process. Remember. On the other hand, there is a concept called isothermal process. What do you mean by this isothermal process? Iso मतलब constant, thermal मतलब temperature. Constant temperature पे किया जाने वाला process. That is called as isothermal process. Suppose we compress this gas so slowly, so that it will just जो भी इसमें temperature increase होगा, वो हम बाहर निकाल के लेंगे, हीट बाहर निकाल के लेंगे उसमें से, क्योंकि हम उसको एक ऐसे कांस्टेंट टेम्परेचर पाथ में रखेंगे, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसे मीडियम के अंदर रखेंगे जहाँ पे सपोज वार्म वाटर है, वार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमने पानी रखा हुआ है और उसके अंदर इसको हमने डाल के रखा है, तो उस केस में क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो द हीट विल जस्ट फ्लो आउट फ्रॉम द गैस टू बाहर का टेम्परेचर पे इफेक्ट होगा सर, बाहर के। हाँ, द वाटर विल जस्ट कीप दिस गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एनी हाउ, कैसे भी करके इस वाटर को, ये वाटर जो है ये इस गैस को क्या करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए रखेगा, ठीक है। तो जैसे हम कंप्रेस करते हैं तो क्या होगा, हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड and the temperature will be maintained. But if suppose we expand the gas and temperature falls down suddenly, then the heat will be injected. मतलब heat will enter from this outside to gas, because heat always flows from high temperature to low temperature, and this conducting substance is kept here. So because of that, it will conduct the heat from in to out or out to in. So मतलब there is an exchange of heat taking place continuously in this process. हीट ट्रांसफर बिल्कुल फ्रीली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेम्परेचर मस्ट नॉट चेंज, दैट इज द कंडीशन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, बट हीट कैन एंटर और मे लीव द सिस्टम, बट इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस हीट कैन नॉट एंटर और लीव द सिस्टम, बट टेम्परेचर मे इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। So these two are the separate two kinds of processes, and if we just measure the bulk modulus of the gas under this isothermal process, okay, अगर isothermal process में अगर इस गैस का हमने bulk modulus मेजर किया, मतलब वॉल्यूम का रिगेन करने का जो कैपेसिटी है वो अगर हमने मेजर किया, तो वो एक्चुअली हमको मिलता है, उसको बोलते हैं K iso, which is going to be same as। सर वो नहीं दिख रहा और म्यूट हो गया आप। यस, ओके, चलो ठीक है। सो ये हमने देखा कि इफ वी जस्ट मेजर द bulk modulus of a gas under isothermal process, then it happens to be simply pressure, okay. But if we just measure the bulk modulus of a gas under adiabatic condition, then it happens to be gamma times the pressure here. तो ये दो चीज़ें अच्छी तरह से याद रख लो कि दो प्रोसेस होते हैं, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बट हीट इज अलाउड टू इंटर और लीव, बट दूसरे में
temperature may increase or decrease, but heat is not allowed to enter or leave. Okay, that is called as adiabatic pressure, adiabatic condition. तो आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर मिलता है, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो बल्क मॉडुलस है वो गैमा टाइम्स प्रेशर के बराबर मिलता है. यहाँ पे गैमा मतलब क्या है? इट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट, इट्स अ एडियाबेटिक कांस्टेंट. इट्स वैल्यू इज 1.4 फॉर एयर. रिमेंबर, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, बट फॉर एयर इट इज 1.4. ओके, अभी सोचो ये दो कंडीशंस आपके सामने है और वो न्यूटन के सामने भी ऐसे ही थे. ओके, अभी इमेजिन करो तुम न्यूटन हो. ओके, और सोचो अभी ये तुमको पता है कि साउंड का स्पीड निकालने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला तो यूज करना ही है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय रो. लेकिन अब तुम कौन सा सिलेक्शन करेंगे? k के लिए कौन सा कंडीशन चूज करेंगे, आइसोथर्मल वाला या एडियाबेटिक वाला? क्योंकि तुमको ऑलरेडी पता है कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड एंड एक्सपांडेड इन टू कंडीशंस, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक. बट इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एंड एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर हीट इज नॉट अलाउड टू इंटर. ओके, तो अभी जब हम ये बोल रहे हैं साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो प्रैक्टिकली क्या होता होगा? वो जो कंडीशन है वो आइसोथर्मल रहता होगा या एडियाबेटिक रहता होगा? साउंड कौन से कंडीशन में प्रोड्यूस होता है? तुमको क्या लगता है? सिर्फ ऐसे नहीं, रीजन भी चाहिए ना. क्योंकि एयर भी साइड मीडियम होता है ना, तो फिर जो काम वहाँ पे वाटर कर रहा है वहाँ पे एयर भी कर सकता है. क्या कहेगा? सर आपने बताया ना, बेसिक बात यही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है. साउंड जब प्रोड्यूस होता है एयर के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है? मैं अभी जब बोल रहा हूँ तुमको गर्मी हो रहा है या ठंडी बज रहा है? सर हीट का कोई मतलब नहीं हो रहा है ना, तो क्या कहेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या बढ़ता है या घटता है? कांस्टेंट रहता है कि नहीं? तो इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है. समझ में आ रहा है? न्यूटन ने यही सोचा, बिल्कुल रफली उसने यही सोचा कि साउंड जब प्रोड्यूस होता है मीडियम के अंदर तो उस मीडियम का टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है. तो इसका मतलब जरूर वो जो ये थे कॉम्प्रेशन रेफेक्शंस जो पैदा होते हैं साउंड के अंदर, जो साउंड ट्रैवल करता है तो वो आइसोथर्मल कंडीशन रख के ट्रैवल करता है. ये न्यूटन ने आर्ग्यूमेंट किया था और उसके बेसिस पे उसने ये वाला बल्क मॉडुलस सिलेक्ट किया था फॉर्मूला बनाने के लिए. ठीक है, और उसको फॉर्मूला जो मिला वो इस तरह से मिला, v इज इक्वल टू रूट ऑफ p अपॉन रो. ओके, यहाँ पे p मतलब क्या है? प्रेशर. अभी नॉर्मली हम जब बोलते हैं या साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर कितना होता है एयर का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है कि नहीं? इसका वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है. हाँ, 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी पता होगा आपको, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है. तो वो प्रेशर यहाँ पे मिल सकता है. और ये रो मतलब क्या है यहाँ पे? डेंसिटी. किसका? एयर का, क्योंकि साउंड तो एयर में प्रोड्यूस हो रहा है ना. तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर का और डेंसिटी का वैल्यू डाल के हम साउंड का स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं आराम से? तो न्यूटन ने जब ये ट्राई किया, उसने जब प्रेशर का वैल्यू डाल दिया 1.013 इंटू 10⁵, और यहाँ पे डेंसिटी का जो वैल्यू है एयर का वो भी 1.293 जो हमको पता है ऑलरेडी. ये सब डालने के बाद उसको पता है आंसर क्या मिला? उसको आंसर मिला 281 मीटर पर सेकेंड. ये हाँ, ओके, सो 281 मीटर पर सेकेंड. दिस वाज द न्यूटन्स वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. ओके, अभी मुझे बताओ ये वैल्यू साउंड का वेलोसिटी का करेक्ट है या रॉन्ग है? तुमको पता है साउंड का स्पीड कितना है एयर में? 10th स्टैंडर्ड में था क्या तुमको साउंड वाला चैप्टर वैसा कोई, या 9th स्टैंडर्ड में, 8th में? 9th में था आई थिंक सर. हाँ, तो उसमें बताओ साउंड का स्पीड कितना होता है एयर के अंदर, जो प्रैक्टिकली मेजर किया हुआ है ना? प्रैक्टिकली कितना मिलता है हमको साउंड का स्पीड? यस, 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस. इफ यू जस्ट मेजर इट, इट कम्स आउट टू बी 331 मीटर पर सेकेंड. 331 मीटर पर सेकेंड. तो अभी सोचो कहाँ ये 331
मीटर पर सेकेंड, जो प्रैक्टिकली मेजर्ड स्पीड है साउंड का। और कहाँ ये न्यूटन ने जो फाइंड आउट किया 281। एरर नहीं, इतना बड़ा एरर होता क्या अभी 331 के बदले अगर सपोज 335 आ जाता, 320 भी आ जाता तो भी समझ सकते थे एरर है। इतना बड़ा एरर 100% रॉन्ग ही है वो, ठीक है। लेकिन वो क्यों रॉन्ग हो गया उसका रीजन न्यूटन को तो नहीं समझ में आया। न्यूटन ने तो जो किया था उसके अंदर क्या एग्जैक्टली फॉल्ट है वो उसको पता नहीं चला। लेकिन उसके जाने के बाद लैपलास करके दूसरा साइंटिस्ट था जिसने ये पूरा थियरी जब रिव्यू किया तब उसको इसमें अंदर एक मिस्टेक नजर आया। वही जो तुमने अभी बोला कि उसने यही बोला कि जो आइसोथर्मल कंडीशन ये न्यूटन ने सिलेक्ट किया था वही वहां पे गलती किया था। मतलब उसने जो बताया था कि टेम्परेचर ऑफ द एयर डजंट चेंज, ठीक है, व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एयर। तो ये बिल्कुल रफली उसने एज्यूम किया था और रफली सोच के ये आइसोथर्मल कंडीशन एज्यूम करके यहाँ पे के बदले पी रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से उसको ये फॉर्मूला मिल गया जिसके अंदर एरर आ रहा है। ओके, लेकिन लैपलास ने जब सोचा, बहुत केयरफुली सोचा, तो उसको ये पता चला कि एक्चुअली साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो जो कॉम्प्रेशंस एंड रिफ्लेक्शंस जो पैदा होते हैं वो आइसोथर्मल हो ही नहीं सकते हैं, वो एडियाबेटिक ही होते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए उसने दो आर्ग्यूमेंट्स किए। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि देखो कॉम्प्रेशंस एंड रिफ्लेक्शंस दे आर प्रोड्यूस्ड सो रैपिडली दैट देयर इज नो टाइम फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ हीट। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि सपोज इफ आइसोथर्मल प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए हीट इसमें से निकालना पड़ता है। हीट निकालने के लिए टाइम तो चाहिए, टाइम तो लगता है ना हीट निकालने के लिए। टाइम है किधर? अभी मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसका फ्रीक्वेंसी पता है कितना होता है? फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट होता है 256 हर्ट्ज। तुमने ट्यूनिंग फोर्क भी देखे होंगे कि नहीं लेबोरेटरी के अंदर? हाँ, तो वो भी ऑलमोस्ट 200 के ऊपर ही होता है कि नहीं? अभी फ्रीक्वेंसी 200 के ऊपर मतलब एक सेकेंड में 200 वेव्स पैदा होते हैं। अभी सोचो वो कितने फास्ट ट्रैवल करेंगे, और अगर इतने फास्ट वो ट्रैवल कर रहे हैं तो एक कॉम्प्रेशन आने के बाद दूसरा कॉम्प्रेशन या रेरफैक्शन आने से पहले टाइम गैप कितना होगा? बहुत कम। एक सेकेंड का ऑलमोस्ट 200वां पार्ट पकड़ लो, एक सेकेंड का 200वां पार्ट। अभी उतने कम टाइम के अंदर कहां से हीट इक्वलाइज होगा? पॉसिबल ही नहीं है। हीट इक्वलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाँ, हमको एवरेज टेम्परेचर हमको कांस्टेंट दिखाई देता है, उसका रीजन ये है कि वो एवरेज टेम्परेचर है ना। क्योंकि समझो यहाँ पे कॉम्प्रेशन पैदा हो गया, यहाँ पे रेरफैक्शन है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, यहाँ पे रेरफैक्शन है, तो एवरेज टेम्परेचर तो हमको उतना ही समझ में आएगा ना। भले कॉम्प्रेशन पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेरफैक्शन पे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा क्योंकि जहाँ पे अभी कॉम्प्रेशन है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद वहाँ पे रेरफैक्शन आ जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। वापस वहाँ पे उसी पॉइंट पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे कॉम्प्रेशन आ जाएगा, वापस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो पता कैसे चलेगा हमको इतना फास्ट जो टेम्परेचर के जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमको वैसे भी पता नहीं चल सकते। इसी वजह से उसने ये मतलब प्रपोज किया कि the compressions and rarefactions produced in air are not isothermal but they are adiabatic, ठीक है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है जो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। देखो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि उसने ये बताया कि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बहुत बड़ी बात है, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, न्यूटन भी जानता था। लेकिन मतलब उसने ये फिर भी आइसोथर्मल जो सिलेक्शन किया वो एक्चुअली उसने गलती किया, क्योंकि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो हाउ कैन द हीट बी इक्वलाइज्ड? हाउ कैन द हीट फ्रॉम वन पार्ट ट्रैवल टू अनदर पार्ट? हाउ कैन बी हीट एक्सट्रैक्टेड? यहाँ पे ये गुड कंडक्टर है तब तो वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना। अगर ये बैड कंडक्टर हमने अगर कंसिडर कर लिया, या अगर बैड कंडक्टर का इंसुलेटिंग मटेरियल का अगर बना दिया, थर्मस में रख दिया उसको, कहाँ से हीट बाहर आएगा? एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं होगा। तो वैसे भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है क्योंकि एयर इज ऑलरेडी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हेंस the process can never be isothermal and it will be adiabatic। ये confirm हो गया beyond any doubt। and then Laplace corrected this formula and then he suggested that this formula must be like V is equal to square root of gamma times P upon rho, and this is the correct formula because if we just put all the values, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू डाल देते हैं, रो का वैल्यू डाल देते हैं, गैमा जो कि 1.4 है,
उसकी वजह से एकदम परफेक्ट ये बढ़ जाता है और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 331 के आसपास ही आ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इससे हम पता चलता है कि इससे जो मिलने वाला वेलोसिटी है वो 331 मीटर पर सेकेंड के बराबर मिलता है, जिससे कंफर्म हो गया कि ये फॉर्मूला भी करेक्ट है और उसका आर्ग्यूमेंट भी करेक्ट है और न्यूटन वाज रॉन्ग। ये कंक्लूसिवली प्रूव हो गया। बट इसमें समझने की बात है कि क्रेडिट किसको देंगे अभी? सर न्यूटन को भी देंगे, दोनों न्यूटन ने को ज्यादा किया था, आधा आधा क्योंकि देंगे। अगर न्यूटन उस डायरेक्शन में सोचना चालू नहीं करता तो लैपलास करेक्शन कैसे करता? करेक्शन का क्रेडिट चलो ठीक है लैपलास को दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला का क्रेडिट लैपलास को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का क्रेडिट न्यूटन को ही दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलने का, लैपलास फॉर्मूला नहीं, न्यूटन। हाँ न्यूटन्स फॉर्मूला, लेकिन लैपलास करेक्शन टू न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। आई विल रिपीट, दिस इज द लैपलास करेक्शन टू न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अब एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि स्टेट द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड राइट लैपलास करेक्शन फॉर इट, और व्हाट लैपलास करेक्ट, हाउ लैपलास करेक्टेड इट, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से स्टार्ट करने का और इधर पे पहुंचेगा। हाँ राइट, ये जनरल इक्वेशन पहले हम मेंशन करेंगे और उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे कि के जो है वो दो टाइप का होता है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। लेकिन गलती से न्यूटन ने क्या किया, आइसोथर्मल, गलती से नहीं बोलने का, न्यूटन ने आइसोथर्मल कंसिडर किया उसको, और जो आइसोथर्मल बल्क मॉडल्स होता है वो पी, तो प्रेशर से उसको रिप्लेस कर दिया, जिससे उसको वैल्यू थोड़ा अलग मिला, जो बहुत ज़्यादा एरर मिल रहा है। ठीक है, एरर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। और फिर बाद में फिर चल के लैपलास ने ये सजेस्ट किया कि द sound is not propagated under isothermal condition but it is propagated under adiabatic condition, and hence this k must actually be replaced by gamma times p, and he did it, and he corrected this formula by writing it as v equal to root of gamma p upon rho, and then he get the correct answer which is perfect in agreement with the experimental results as well। मतलब जो experimental results है वो भी यही बताते हैं कि velocity of sound in air is 331 मीटर पर सेकेंड and not this one। तो इससे ये समझ में आता है। ठीक है, so this is all about the Laplace correction to Newton's formula for velocity of sound in air। टाइम क्या हो रहा है? 7:28 हो गए। यस, इसमें कुछ डाउट है तो पूछो जरूर, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले। लिखने आएगा खुद से? कल देखो आने के बाद सबसे पहले आधा घंटा टेस्ट देना पड़ेगा तुमको। टेस्ट मतलब ये जो इसमें से जो क्वेश्चंस है वो लिख के दिखाने का प्रॉपर ओन वर्ड्स में, बिना देखे। चलेगा ना? कौन से क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन देता हूँ। सर वहाँ पे बोर्ड पे लिखोगे? अभी डिफाइन वगैरह तो वो तो लर्न करके रखो, वो कोई लिख के नहीं देने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं? डिफाइन वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडल वेव, पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब डेफिनेशंस लर्न करके रखो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। v इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2 मार्क का, ठीक है? एकदम सिंपल क्वेश्चन। और यू कैन राइट प्रूव दैट v इक्वल टू एन लैम्डा, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है? डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। दूसरा, state the Newton's formula for velocity of sound in air and suggest Laplace correction for it। Suggest Laplace correction for it।
यस सर। और एक टॉपिक करने का क्या, ये लोड हो रहा है? हाँ सर, और एक टॉपिक। सर ये सब इक्वेशन मतलब जो वेव का इक्वेशन है वो एसएसएम से डिराइव होता है ना? हाँ हाँ हाँ, वो हमको करना ही है नेक्स्ट ईयर 12th में। वो एक्चुअली अभी जब वेव के बारे में पूरा जब दिया था, हाँ ऑसिलेशन एक्चुअली कैसा ना, सीबीएसई बोर्ड में ऑसिलेशन 11th में ही है। हाँ सर, मैं और पढ़ा। हाँ, तो उसकी वजह से वो थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि अगर ऑसिलेशन होने के बाद अगर वेव का इक्वेशन डिराइव करते हो ना तो समझ में आता है। एक्चुअली इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि आपको ये वेव का जो इक्वेशन है उसका प्रूफ अभी इस साल नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर दिया है, क्योंकि ऑसिलेशन उन्होंने नेक्स्ट ईयर डाला है 12th में। वो एक्चुअली सीबीएसई वालों का बराबर है, वो ऐसे ही करना चाहिए। एक्चुअली ऑसिलेशन जो है वो पहले देना चाहिए 11th में, उसके बाद ही वेव डालना चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि वेव तो पहले ही डाल दिया है और ऑसिलेशन बाद में, वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। हम एंजाइटी थ्रू करेंगे। एक टॉपिक करेंगे सिर्फ, ठीक है। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हमको ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। देखो 3 पार्ट्स, एक तो प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर और फिर तीसरा है ह्यूमिडिटी। इन तीनों का हमको इफेक्ट देखना है। वो देखो मतलब क्या कि अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो साउंड का स्पीड बढ़ता है या कम होता है, ये हमको सोचना है। दूसरी तरफ टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड का स्पीड बढ़ता है या कम होता है, वो भी हमको सोचना है। और ह्यूमिडिटी बढ़ाने से, ह्यूमिडिटी मतलब पता है ना, मॉइस्चर, हाँ, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर, तो वो भी बढ़ाने से स्पीड साउंड का बढ़ता है या कम होता है, वो हमको डिस्कस करना है। ये 3 पार्ट्स हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो अगर देखेंगे ठीक से, जो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, V इज इक्वल टू रूट ऑफ गैमा P अपॉन रो, ओके। इसमें हमको पता है कि रो जो है, रो मतलब क्या, डेंसिटी, राइट। डेंसिटी ऑफ अ गैस इज ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इफ यू जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, देन वेलोसिटी विल बिकम एक्चुअली रूट ऑफ गैमा P अपॉन m अपॉन v, करेक्ट है। ये v मतलब वॉल्यूम है, हाँ, ये v मतलब वेलोसिटी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। सो ये v जब ऊपर जाएगा, इस pv के साथ लग जाएगा, तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ गैमा pv अपॉन m। बट हियर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, देन pv रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ पता है तुमको? हाँ, बॉयल्स लॉ पता है ऑनलाइन वाले? अभी तक चैप्टर ही नहीं हुआ। हाँ, नहीं देखो एक्चुअली होता क्या है ना, अगर एक सिंपल एग्जांपल तुमको देता हूँ। मान लो एक गैस है, इस गैस को हमने एक 2 वेट्स ऊपर रखे हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है, समझ के लो, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक प्रेशर रख दिया और एक वेट रख दिया, तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये थोड़ा नीचे धंस जाएगा, इधर तक चला जाएगा, ओके। अगर और थोड़ा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये पिस्टन और थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। बिकॉज वॉल्यूम मतलब क्या, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस ना। तो पहले ये गैस का जो वॉल्यूम है इतना बड़ा था, जो कि बाद में प्रेशर अप्लाई करने से छोटा बन गया, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने से और छोटा बन गया। तो मतलब हम गैस को जितना हम दबाते जाते हैं तो उतना कंप्रेस होता है ना वो, तो हाँ, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस इज एक्चुअली द बॉयल्स लॉ। यही स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ का, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, and this means that pressure is equal to some constant K upon volume at constant temperature, which also means that the product of PV is going to be a constant at constant temperature, correct है। अभी टेम्परेचर का तो इफेक्ट हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, so we can just say that this PV will remain constant, right, and this PV appears here in this equation, therefore we can say that this V will be actually constant because PV is already constant। समझा कैसे?
या लिख सकते हैं यहाँ पे, बट PV इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एंड हेंस वी से अभी m तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एंड गैमा का तो नाम ही है एडियाबेटिक कांस्टेंट, तो वो तो कांस्टेंट है ही ना ऑलरेडी, तो गैमा कांस्टेंट, m कांस्टेंट, PV कांस्टेंट, तो बच्चा क्या फिर पूरा RHS कांस्टेंट हो गया. If RHS is constant, then LHS must also be constant. Hence, we can say that this velocity is constant in case of pressure, with respect to pressure. मतलब there is no change in the velocity of sound in air with respect to pressure. मतलब अगर इस क्लासरूम के अंदर जो भी प्रेशर है, वो प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तभी भी साउंड उसी स्पीड से ट्रेवल करेगा जितना अभी कर रहा है, या प्रेशर अगर घटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, साउंड उसी स्पीड से ट्रेवल करेगा जिससे अभी कर रहा है. तो ये बात हमको समझनी है, ठीक है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दैट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट यू कैन सी. सेकेंड इज टेम्परेचर. टेम्परेचर के बारे में अगर बात करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक हम सेम करेंगे. V इज इक्वल टू हमारे पास है रूट ऑफ गैमा P अपॉन रो. रो कैन बी रिप्लेस्ड बाय मास अपॉन वॉल्यूम, and this will be V equal to root of gamma P upon m by V. P can be taken in the numerator, and we get this V is equal to square root of gamma times P upon हाँ, लेकिन अब यहाँ पे डू यू नो आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT. Okay, Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. Ideal gas equation, again it is there in states of matter again. Yes, so PV is equal to nRT, where T stands for temperature. So we can just, yes, we can just use it here and get that this PV is equal to nRT, where T stands for temperature. So इस PV को बदले अगर रिप्लेस करेंगे इससे, तो हमको मिलेगा V is equal to root of gamma nRT Gamma nRT. upon m. So this shows that velocity of sound in air is actually directly proportional to the square root of temperature, absolute temperature, which actually means that if the temperature of the gas increases, then the velocity must increase. Yes, this is the effect of temperature on the velocity of sound in air. Simply, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वेलोसिटी भी बढ़ता है. इसमें ये फॉर्मूला को हम और एक दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तुमको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास. क्या है? Upon molar mass. अगर ये यूज करेंगे यहाँ पे ना, तो मास के बदले हम डाल सकते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स विल गेट कैंसल्ड एंड व्हाट विल बी लेफ्ट इज m नॉट ओनली. देखो क्योंकि यहाँ पे m जो है, इस m को हम n इंटू m नॉट ऐसा लिख सकते हैं, और ये वैल्यू m का इधर डाल दो, तो देखो क्या होगा, n will get cancelled and this m will be replaced by m naught simply, and we can get this formula as V is equal to root of gamma RT upon m naught. अभी इसका फायदा ये है कि only molar mass is required to find out the velocity of sound in air. नंबर ऑफ मोल्स की भी जरूरत नहीं, मास की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल. तो दिस इज द सेकेंड पार्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट. And about the third part, we see humidity. अब देखो, हाँ वेपर्स का करना पड़ेगा. मतलब अभी देखो क्या है ना कि ह्यूमिडिटी का हमको इफेक्ट देखना है. मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ाने से साउंड का स्पीड घटता है या बढ़ता है, ये हमको इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है. और ह्यूमिडिटी का मतलब यही होता है मॉइस्चर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर. तो जितना वाटर वेपर ज्यादा होगा एयर के अंदर, तो उतना, हाँ सर हम मुंबई में बोल सकते हैं, मुंबई में हर के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले तो हमको डेंसिटी के बारे में बात करनी है, क्योंकि देखो आखिर में हमको डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा. समझो ये हमने एक कंसिडर किया ड्राई एयर का सैंपल. ओके, ड्राई एयर मींस नो मॉइस्चर एट ऑल. नो सर यू आर म्यूटेड. मॉइस्ट एयर. हाँ, अभी यही हमको इन्वेस्टिगेट करना है. अगर इसका डेंसिटी हमने मान लिया ड्राई एयर का रो डी और इसका डेंसिटी मान लिया रो एम, तो तुमको क्या लगता है मॉइस्ट एयर का या ड्राई एयर का किसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा?
मॉइस्ट सर एयर मॉइस्ट का वेपर डेंसिटी ज्यादा होती है, वेपर डेंसिटी ज्यादा होगी एयर डेंसिटी। ज़्यादा होती है? ठीक से सोच के बताओ, डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा ये हमको इन्वेस्टिगेट करना है। उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि वाटर का डेंसिटी और एयर का डेंसिटी, इनमें से किसका डेंसिटी ज़्यादा होता है? वाटर का। सर आप म्यूट हो चुके हो। ऑक्सीजन का है 32, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, पता नहीं है? यस सर। ठीक यस सर। है। और H2O का कितना होता है? 18, ओनली 18। सोचो कहाँ 28, 32, 44 और कहाँ 18? मतलब अभी चलो ठीक है, इसके अंदर ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, नो प्रॉब्लम। इसका 28, इसका 32, ये 44 ये भी है उसमें, लेकिन वाटर वेपर भी है। अभी इसमें ऐसा नहीं कि वाटर वेपर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है ना। अब जैसे देखो, अगर सपोज मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ का पूना का एयर और बॉम्बे का समुद्र के किनारे का एयर और उधर दूर तरफ जलगांव साइड का एयर कंपेयर करता हूँ, प्रेशर तो सेम है ना सब तरफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट इन ऑल दिस 3 केसेस। तो प्रेशर जब सेम है तो जो ये सैंपल्स है इनके अंदर, अगर बॉम्बे के एयर के अंदर मुझे क्या मिलेगा? मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा, मतलब वाटर वेपर ज़्यादा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा डेंसर है जस्ट बिकॉज इट्स उसके अंदर गैस एयर भी है और वाटर भी है, नहीं। वाटर जब मिक्स होता है तो वो रिप्लेस करता है एयर को। मतलब इसके अंदर मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स अगर रहेंगे टोटल दोनों के अंदर, तो इसमें पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल्स इनके एयर के ही रहेंगे, ठीक है, वाटर का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो भी 100 मॉलिक्यूल्स है उसमें से हो सकता है कि 80 मॉलिक्यूल्स एयर के हैं, और अगर मान लो हमने वाटर के मॉइस्चर बढ़ाया, समझो वाटर के मॉलिक्यूल्स 20 के बदले इंक्रीज होकर 30 बन जाते हैं, 30 बनते हैं, तो एयर के 70 हो जाएंगे ना। समझे ठीक से? टोटल 100 तो कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर के साथ नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी द सेम, बट इफ सपोज मोर नंबर ऑफ H2O water molecules are added, then the less number of air molecules will be there, right? and water molecules जो है वो सबसे हल्के हैं, देख रहे हो यहाँ पे हल्के हैं। मतलब अभी समझो कि हल्का चीज हम अंदर डाल रहे हैं और उसकी वजह से अगर हेवी चीज अगर बाहर जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डेंसिटी का क्या होगा? कमी हो जाएगा ना, क्योंकि वो इफेक्टिवली उसको हल्का बना रहा है, हल्का चीज अंदर जाके उसको हल्का बना रहा है, ठीक है। ये भी देखो, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब तगड़े गैसेस है, हेवी गैसेस है, उनका डेंसिटी जरूर ज्यादा रहने वाला है। लेकिन जितना ज्यादा वाटर वेपर मिक्स होगा जो कि हल्का है ऑलरेडी, तो उसके मिक्स होने की वजह से इफेक्टिव डेंसिटी एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि रो डी इज ग्रेटर देन रो एम। क्या समझ में आया इससे? Now, once we compare the density, we can easily compare the velocity now, because velocity of sound in air, in dry air, can be written to be Vd, which will be actually root of gamma p upon rho d. Okay, and velocity of sound in moist air, Vm, will be written as gamma p upon rho m. Now, if you just take the ratio of these two, तो Vd upon Vm अगर करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? एवरीथिंग एल्स विल जस्ट गेट कैंसल्ड। दिस रो एम विल अपीयर इन द न्यूमरेटर एंड दिस रो डी विल अपीयर इन द डिनोमिनेटर। समझा कैसे? डिवाइड किया ना, ईडी ऊपर रखा, वीएम को नीचे रखा, तो ये गैमा पी कैंसिल हो जाएगा, रूट कंबाइन हो जाएगा, और ये जो वीडी का जो करस्पॉन्डिंग है ये रो डी वो नीचे रहेगा, और रो एम जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उल्टा है ना, वो रेसिप्रोकल है, इसलिए। समझ में आया? करके दिखाओ। समझ में आया सर। ये डिवीजन करके दिखाऊं क्या? नो सर। देखो, वी डी अपॉन वी एम इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये वी डी का वैल्यू गैमा पी अपॉन रो डी, ओके, डिवाइड बाय वी एम, मतलब ये वी एम का वैल्यू, ओके।
तो वो बन गया इधर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो एम. gamma p cancel हो जाएगा. Yes, first of all, root will combine, gamma p will cancel, this rho m will go up. ठीक है, तो ये rho m ऊपर चला जाएगा और rho d उसके नीचे रहेगा. तो यही तो है ना ये. अच्छा, अभी अगर देखो ठीक से तो rho d बड़ा है, rho m छोटा है, तो इसका मतलब ये रेशियो कैसा है? rho m अपॉन rho d कैसा है? लेस देन 1 है, Less than 1. क्योंकि देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो रेशियो विल बी लेस देन 1. अगर LHS लेस देन 1 है तो RHS भी लेस देन 1 होगा नहीं. तो ये VD अपॉन VM विल बी लेस देन 1. अभी लेस देन 1 रेशियो कब मिलता है? जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. तो झालं ऍक्च्युअली लेक्चर. हां सर, 1 मिनिट चालू. हो सर, 5 मिनिट. ओके ओके, ठीक आहे, चालेल. Okay, so this will be VM will be transferred that side, so we can get this VD less than VM. What does it mean? Sir, moistureness velocity of ज़्यादा होता है, ठीक है, means moisture increases the speed of sound in air, or humidity increases speed of sound in air, or we can say the speed of sound in air is more in moist air than in dry air. ठीक है, डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर. ये 3 डेरिवेशंस है, 3 मार्क के. ठीक है, हर एक 3 मार्क का डेरिवेशन है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एंड दैट इज द ह्यूमिडिटी ऑन द सेम. ओके, तो ये लिख के लो चाहिए तो, या देखो एक बार टेक्स्ट बुक के अंदर किधर है एक बार. सर तो लेकिन वो लर्न करना है ठीक से. ठीक है, कल आके लिख के दिखाने का, या लिख के दो ये क्वेश्चन. जरूरी नहीं ना, ठीक है. द स्पीड ऑफ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. उसमें ही प्रेशर के बदले टेम्परेचर डालने का, और फिर उसमें ही स्प्रे प्रेशर के बदले ह्यूमिडिटी डालने का. 3 डेरिवेशंस तैयार कर सकते हैं आराम से. बट ये ठीक से याद रखो कौन से स्टेप्स हमको लेने हैं. ठीक है, चलो ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. ऑनलाइन वाले समझा क्या? कुछ डाउट है? समझा सर. हाँ सर, मुझे एक बात पूछनी थी. फिर ये लास्ट में मॉइस्चर के ह्यूमिडिटी के पार्ट में क्या होगा? ह्यूमिडिटी बढ़ने से वेलोसिटी भी बढ़ेगी. ठीक है, लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू.